हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी मनोविज्ञान क्लास नंबर 4 है। जिन्होंने भी पिछली 3 क्लासेस को नहीं देखा है, आप सभी लोगों को आई बटन और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों हम लोगों ने मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है ना उनको भी कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक भी आपको, उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। दोस्तों आज क्लास में हम लोग पिछली क्लासेस की तरह ही 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और दोस्तों व्याख्या सहित, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो दोस्तों एक बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, नर्सरी में सबसे पहले वह नर्सरी क्लास में होता है, तो उसमें उसमें उसको सिखाने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। मेरा विद्यालय, ठीक है दोस्तों, मेरा प्रिय मित्र, या फिर मेरा परिवार, या मेरा पड़ोस। ठीक है दोस्तों, देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल पूरी तरह से ही ठीक है, लेकिन हमको क्या है, सर्वोत्तम आंसर को चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार, क्योंकि दोस्तों जो मेरा परिवार है ना, एक बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने परिवार को अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं, ठीक है। इसकी डिस्कशन भी देखने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना, दौड़ना, चढ़ना या फिर फुदकना। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो सूक्ष्म गतिक कौशल रहता है ना, इसमें दोस्तों एक बच्चे या किसी भी बालक है जो भी हो, उनकी मांसपेशी मतलब छोटी मांसपेशी जो रहती है ना वह सक्रिय रहती हैं, ठीक है। और दोस्तों स्थूल गतिक कौशल कौन सा रहता है, जिसमें बड़ी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल की बात हो रही है दोस्तों। देखिए फुदकना, चढ़ना और दौड़ना, इसमें दोस्तों बड़ी मांसपेशियां सक्रिय हैं, लेकिन दोस्तों लिखने में क्या रहता है, सिर्फ आप उंगलियों के माध्यम से लिखेंगे तो छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं ना वह सक्रिय रहेंगी, तो इसमें लिखना हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुभाषी मतलब जो क्वेश्चन है बहुभाषा से संबंधित आ ही जाते हैं सीटेट में, तो हम देख लेंगे। तो दोस्तों मतलब किस रूप में देखा जाना चाहिए बहुभाषी कक्षाओं को भारत में। तो दोस्तों देखेंगे बाधा, तो देखिए गाइस बाधा के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे, ठीक है ना। और ना ही हम परेशानी के रूप में देखेंगे, तो ये दोनों तो कट गए। अब बात आती है समस्या। तो दोस्तों बहुभाषी जो कक्षाएं रहती हैं ना, वह समस्या नहीं रहती हैं एक शिक्षक के लिए, बल्कि क्या रहती हैं, एक संसाधन रहती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसाधन। तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए बहुभाषी जो कक्षाएं रहती हैं ना उनको। आगे देखेंगे, डैश के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें सिर्फ मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना। 3 में बताइएगा राइट आंसर, फ्रायड, युंग, पियाजे। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याजे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, प्याजे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों, प्याजे से संबंधित 1-2 क्वेश्चन सीटेट में जरूर से आते हैं। सीटेट ही नहीं बल्कि कोई भी टेट एग्जाम हो उसमें प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों हम प्याजे के क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सभी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो प्याजे क्या कहते हैं, जो बच्चे रहते हैं ना वह सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों जो फ्रायड जी जो है ना, इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों फ्रायड जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। कौन सा दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भेद बताए, कौन कौन से दोस्तों, इड जिसको हिंदी में इदम बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने अहम बताया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, इड, ईगो क्या बोला जाता है दोस्तों, ईगो बोला जाता है, ठीक है। और जो अंतिम है जिसमें बच्चा नैतिकता को मतलब नैतिकता प्राप्त करता है, वह सुपर ईगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपर ईगो हो जाएगा, या यूं कहें दोस्तों अहम परम मतलब परम अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परम अहम, कन्फ्यूज मत होना। तो दोस्तों फ्रायड जी जो है ना, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी प्याजे जी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम लोग बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखेंगे जीन पियाजे ने सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत दिया है। गाइस देखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों जीन पियाजे जो है ना, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों इस विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 स्टेज दी हैं। कौन कौन सी दी हैं उनको देखेंगे। संवेदी, गामक अवस्था,
तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। इसमें बच्चा अपनी मतलब इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि दोस्तों इंद्रियां कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है, आँख, कान, नाक, ठीक है ना, त्वचा, मुंह, इस प्रकार से दोस्तों इन सभी के माध्यम से एक बच्चा सीखता है। तो वह संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। इनकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है ना। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या रहता है, बच्चा जो रहता है ना, ये समस्याओं को सॉल्व तो कर लेता है, लेकिन इसके पीछे के नियम को नहीं जान पाता है। मतलब नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन गया है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी अवधि कितनी है, तो याद रखना 7 से 11 वर्ष है। और दोस्तों इसमें बच्चा समस्याओं को भी सॉल्व कर लेता है, दिन, महीने, ठीक है ना, इन सभी के नाम भी बता देता है, और साथ ही में जो पीछे के नियम रहते हैं ना, उनको भी जान लेता है। और जो संरक्षण का जो गुण रहता है ना, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है। और बच्चा मूर्त जो चिंतन रहता है ना, वह करने लगता है। भाई मूर्त चिंतन क्या होता है, एक बच्चा है, उसके सामने हाथी आता है, तो उस हाथी को देख कर वह चिंतन करेगा। तो मूर्त चिंतन, जब हाथी चले जाने के बाद वह उसको मतलब उसकी पिक्चर उसके माइंड में क्लिक नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों, तो वह मतलब अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता इस अवस्था में। तो मूर्त चिंतन करता है, सीधी सी बात है, जो वस्तु उसके सामने उसके बारे में सोचता है, विचारता है, उसी को मूर्त चिंतन कहा जाता है। इनकी अंतिम अवस्था हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक, या दोस्तों कभी कभी है ना 11 से लेकर 15 से ऊपर 16-17 वर्ष तक भी मानी जाती है। इस अवस्था में एक बच्चा जो रहता है ना, अमूर्त चिंतन करता है। कैसे, जब हाथी चला जाता है ना, तो उसके माइंड में एक पिक्चर क्लिक हो जाती है, और उसके बारे में सोचता है कि हाथी के 4 पैर होते हैं, है ना, विशाल होता है। तो इस प्रकार से बच्चा सोचता है, तो वह अमूर्त चिंतन हो जाएगा। तो दोस्तों जो पियाजे जो है ना, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इन सभी बातों को याद रखना, क्योंकि दोस्तों पियाजे से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूक्ष्म एवं स्थूल कौशल। तो दोस्तों इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म एवं स्थूल कौशल को देखिए। सूक्ष्म कौशल में छोटी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जैसे लिखना, कंघा करना, सुई में धागा डालना आदि। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सूक्ष्म कौशल में क्या रहती हैं, छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। हम लोग कंघा करते हैं, ठीक है, टाइपिंग करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर, ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं, और वहीं पर दोस्तों हम आपको बता दें सुई में धागा डालते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब जो है ना सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण है। अब स्थूल कौशल को देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, स्थूल कौशल में बड़ी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फुदकना, साइकिल चलाना, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाना नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें पैडल नहीं मारे जाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो साइकिल चलाना रहता है ना, तो ये कैसा रहता है, मतलब कि ये स्थूल कौशल हो जाएगा। याद रखना, जिसमें बड़ी मांसपेशियां सक्रिय हो वह स्थूल कौशल, जिसमें सूक्ष्म मतलब छोटी मांसपेशी सक्रिय हो वह सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। तो आई होप दोस्तों अब क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों बिल्कुल हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन आता है उससे संबंधित जितनी भी हम व्याख्या है ना, उसको यहीं पर बता देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके माइंड में जल्दी से जल्दी ये क्लिक हो जाएंगी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है। तो मतलब एक डैश भूमिका निभाता है, क्या भूमिका निभाता है आपको बताना है, मुख्य, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, गौण। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो मतलब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हट गए। कम महत्वपूर्ण और गौण क्यों निभाएगा भाई, ठीक है ना, और दोस्तों रोमांचकारी भी नहीं निभाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार रहता है ना, वह मुख्य भूमिका निभाता है, याद रखना। और दोस्तों समाजीकरण पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वाइगोस्की जी ने दिया है। और दोस्तों अब वाइगोस्की जी की बात हो गई है, तो वाइगोस्की जी से एक क्वेश्चन आता है कि भाई जेडपीटी वर्ड किसने दिया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। दोस्तों ये किसने दिया, तो यह वाइगोस्की जी ने ही दिया है। और वाइगोस्की जी कहाँ के थे, रसिया के थे, याद रखना। कहाँ के थे दोस्तों, रूस के थे, याद रखना। तो दोस्तों हम लोग जो है ना बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भाषा विकास होता है एक बच्चे का, तो उसका प्रारंभिक जो बचपन है ना, वह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है आपको बताना है यहाँ पर। अहम, अमहत्वपूर्ण, तो दोस्तों कि अमहत्वपूर्ण तो होगा नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक। अति संवेदनशील, ये ठीक लग रहा है। निरपेक्ष भी नहीं होगा, ठीक है ना। और कम महत्वपूर्ण क्यों होगा, तो ये भी कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है ना, अति संवेदनशील काल है। कैसा काल है, तो दोस्तों अति संवेदनशील काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो एक परिभाषा है जो कि गेट्स ने दी है, ठीक है ना, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसका आंसर बताइए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दोस्तों गेट्स व अन्य ने दी है ये वाली परिभाषा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में ही नहीं बल्कि रीट वगैरह में भी पूछा जा चुका है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपके ऑप्शन है चिंतन, प्रेरणा, सीखना या फिर स्मृति। दोस्तों बताइएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। और ये दोस्तों याद रखना, ये जो परिभाषा है किसने दी है, यह गेट्स ने दी है। किसने दी है, गेट्स ने ये परिभाषा
दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो दोस्तों ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आकार। तो दोस्तों आकार कैसे ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? तो आकार नहीं है, ठीक है ना, नवीनता भी नहीं है और ना ही अवधि है। लेकिन दोस्तों रुचि एक बच्चे के मतलब कि दोस्तों भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। एक बच्चे में दोस्तों रुचि उत्पन्न होती है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उसका ध्यान वहाँ पर पूरा का पूरा फोकस हो जाता है। तो जो रुचि ही है जो कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, इसको याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो दोस्तों मतलब कि प्रभाव का नियम किसने दिया आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलव ने, पियाजे ने। तो दोस्तों बताइएगा, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था? तो दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने दिया था। और थॉर्नडाइक जी ने दोस्तों 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है ना, 3 मुख्य नियम दिए थे, याद रखना। ये जो है ना मैं आपको मुख्य नियम बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से? तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम, ठीक है। और हम वहीं पर बात कर लेंगे दोस्तों, इन्होंने गुण नियम भी दिए थे। कितने दिए थे? 5 दिए थे, जिनको दोस्तों मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, तो क्लास बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा। स्किनर ने दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है, किस पर प्रयोग किया है? चूहों पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। पावलव के बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप जान लीजिए। सन 1904 में पावलव को नोबेल पुरस्कार मिला। और दोस्तों इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है ना, किस पर प्रयोग किया? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इनको 1904 में दोस्तों क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, इस बात को याद रखना। चलिए तो दोस्तों पियाजे के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, आगे देख लेंगे। व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों ये जो परिभाषा है एक प्रकार की और एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की है, ठीक है ना, तो आपको बताना है। तो दोस्तों किसकी है? देखिएगा दोस्तों, पियाजे तो व्यवहारवादी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, संज्ञानवादी हैं, तो ये वाला तो कट ही हो जाएगा। अब वॉटसन, स्किनर और पावलव के बीच कंपटीशन है दोस्तों, तो बताइएगा व्यवहारवादी डैश ने कहा है, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये कहा है वॉटसन जी ने। किसने कहा है? वॉटसन जी ने कहा है। तो दोस्तों वॉटसन जी जो है ना वह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों जो वॉटसन जी जो है ना, इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको जनक कहा जाता है? तो वॉटसन जी को कहा जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहारवाद जो शब्द है, ठीक है ना, व्यवहारवाद जो शब्द है ना दोस्तों, वह किसने दिया? ठीक है, बताइएगा दोस्तों, व्यवहारवाद जो शब्द है ना वह किसने दिया है? तो ये जो शब्द है ना वॉटसन जी ने नहीं दिया है, बल्कि किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? मैकडूगल ने दिया है, इस बात को याद रखना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनक हो जाएंगे। वॉटसन जी जो शब्द है ना मैकडूगल जी ने दिया है। और मैकडूगल ने किस पुस्तक में दिया है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया है। किस में दिया है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। और इसी बुक के पेज नंबर 16 पे इन्होंने चेतना को एक मतलब चेतना जो शब्द है ना इसकी कड़ी आलोचना की। और दोस्तों मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियाँ भी दी हैं। और दोस्तों पावलव के बारे में हम जान ही चुके हैं, स्किनर के बारे में भी जान चुके हैं दोस्तों, वॉटसन के बारे में अभी जाना, और पियाजे के बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में कुछ जो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। तो देखेंगे थॉर्नडाइक जो है ना, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए और वह 5 गौण नियम दिए। तो दोस्तों मुख्य नियम तत्परता के नियम, जिसमें बच्चा तत्पर रहता है सीखने के लिए, बिना तत्परता के बच्चा नहीं सीख पाएगा। अभ्यास का नियम, जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका दोस्तों पर्याप्त अभ्यास करने पर क्या होता है कि वह स्मृति में संचित हो जाता है, स्थायी हो जाता है। आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी दोस्तों, मतलब कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जात है ना सिल पर होत निशान। तो दोस्तों देखिएगा क्या होता है, जो एक रस्सी रहती है ना, कुएं की जो सिल रहती है ना, उस पर दोस्तों मतलब उस अभ्यास करते करते बार बार दोस्तों तो क्या होता है, उस पर सिल पर निशान बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जो सीखा हुआ ज्ञान है ना वह हमारे स्मृति में संचित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको मतलब एक क्वेश्चन रहता है ना उसको कभी कभी रिपीट करता हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रभाव का नियम, एक बच्चे को दोस्तों 10वीं में अच्छे अंक लाने पर उसके माता पिता ने साइकिल दिलाई, और 12th तो वह क्या सोचेगा भाई, प्रोत्साहित होगा कि 12th में भी अच्छे अंक लाने पर क्या होगा, मतलब कि उसको क्या होगा, मतलब मोटरसाइकिल मिल सकती है, तो वह प्रोत्साहित होता है। तो ये प्रभाव का नियम है, पुरस्कार इसी में दिया जाता है। और गौण नियम देखेंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सहचर्य का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इनके आप नाम याद रख लेना, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए होना तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित है। सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों सृजनात्मकता रहती है ना,
इससे संबंधित कौन सा रहता है? अपसारी चिंतन रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, सृजनात्मकता एक बच्चे को स्वतंत्रता देती है सोचने के लिए, और वहीं पर अपसारी चिंतन भी देता है। कैसे? अपसारी चिंतन के अंतर्गत मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, या किसी बच्चे से भी आप क्वेश्चन करेंगे कि आप बताइए कि मतलब कि मतलब वह कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने पर, मतलब कि जोड़ने पर या गुणा करने पर 25 आएगा। तो मतलब कोई बच्चा बताएगा कि भाई 2 होगा, ठीक है, और कौन सा होगा? 2 होगा। मतलब 22 और 2 कितने? मतलब 22 और 2 24 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा 25। और कोई बच्चा बताएगा कि 20 और प्लस 5 कितने होंगे? 25 हो जाएंगे। तो मतलब अलग अलग प्रकार से आंसर बता रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन, मतलब बच्चों को कई दिशा में सोचने का अवसर दे रहा है। अब हम अभिसारी चिंतन को समझ लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आप सभी लोगों से पूछा कि 2 का गुणा यदि आप 2 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर? तो दोस्तों 4 आएगा ना। तो एक निश्चित आंसर हो रहा है ना, तो ये अभिसारी चिंतन हो जाएगा। दोस्तों अपसारी चिंतन जो रहता है ना, वह सृजनात्मकता से जुड़ा रहता है, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो दोस्तों हम समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, पहले आंसर दीजिए। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा मानते हैं कि हमें डैश के अनुसार, मतलब अनुरूप बदलना है। बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, परिवेश को परिवार के अनुसार, व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, या फिर परिवेश को बच्चे के अनुसार। तो दोस्तों देखिएगा, हम लोग मतलब समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कहती है कि भाई व्यवस्था जो रहती है ना, उसको बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या रहता है? अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो रहता है ना, मतलब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या रहता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार का हो सकता है? सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक, या फिर ये सभी? तो दोस्तों बताइएगा किस प्रकार का हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों जो सीखने का जो स्थानांतरण रहता है ना, वह सकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी। अब हम जान लेते हैं सकारात्मक क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा, एक बच्चा है, उसने क्या किया है कि साइकिल चलाना सीखा है, या कोई भी मतलब सीखा है, तो उसमें क्या रहता है? उसका लाभ उसको किस में मिलेगा? मोटरसाइकिल चलाने में मिलेगा, ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों एक बच्चे ने क्या है कि मतलब उसने हिंदी सीखे, तो उसको उसका लाभ संस्कृत में मिलेगा। तो ये सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा सीखने का। अब शून्य स्थानांतरण हो जाएगा क्या? तो दोस्तों देखिएगा, एक जो बालक है ना, उसने दोस्तों मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ सीखी है जिसका मतलब है किसी और में उसको मतलब ना तो उसमें दोस्तों क्या लाभ हो रहा है, ना उसको उसमें हानि हो रही, मतलब उसमें ना तो उसको सहायता हो रही है और ना ही उसको मतलब कठिनाई हो रही है। तो मतलब कि दोस्तों सीधी सी बात है कि एक बालक ने साइकिल चलाना सीखी और मतलब कि लिखना सीखा, तो इसमें दोस्तों कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ये शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। नकारात्मक स्थानांतरण मतलब क्या रहता है कि जो सीखा हुआ ज्ञान रहता है ना, उसमें बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है? उसमें बाधा उत्पन्न करना क्या रहता है दोस्तों? मतलब कि संस्कृत सीखना इंग्लिश में थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है, अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। तो ये नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये सभी के सभी राइट आंसर है बिल्कुल। सीखने के स्थानांतरण मतलब इस तीनों प्रकार से हो सकता है। और भी स्थानांतरण जैसे कि द्विपार्श्विक स्थानांतरण, मतलब कि एक हाथ का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे हाथ, मतलब कि एक बालक एक हाथ से लिखता है, दूसरे हाथ से लिखने लगे। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी, वायरस का नाम सुना ही होगा, दोनों हाथों से लिखते हैं। तो ये क्या द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो जाएगा अधिगम का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो दोस्तों बताइएगा, अंतर्दृष्टि का नाम तो आपने सुना ही होगा यदि मनोविज्ञान पढ़ी है तो। मनोविश्लेषणवाद जो किसने दिया दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। व्यवहारवाद वॉटसन, गेस्टल्टवाद कोहलर, कोफका, वर्दीमर, और संबंधवाद। तो दोस्तों बताइएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है दोस्तों? गेस्टल्टवाद करता है, जिसको दोस्तों किसने? कोहलर ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है ना, याद रखना, वनमानुष पर। और इसके मतलब वर्दीमर और कोफका वगैरह सहायक थे। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना और स्टार लगा लेना, कई बार क्वेश्चन ये जो है ना वह पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था का मतलब रहता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। तो दोस्तों उसके लिए कौन सी उत्तम मतलब शिक्षण विधि है? तो बताइएगा, मोंटेसरी विधि। तो दोस्तों मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी दी ने किसने दी है? मारिया मोंटेसरी ने दी है, याद रखना। और दोस्तों खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी है। किसने दी है दोस्तों? कोल्डवेल कुक ने दी है। किंडरगार्टन विधि किसने दी है दोस्तों? फ्रोवेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोवेल ने दी है दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये सभी के सभी उत्तम शिक्षण विधियां हैं। तो आगे देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कि आप अपने से ही लगा सकते हैं। यदि 2 जुड़वा बच्चे भी होंगे ना, तो वे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, कुछ समानता मतलब विभिन्नताएं तो
होती है। हाँ, मानते हैं कुछ समानताएं होती है जुड़वे बच्चों में भी, लेकिन दोस्तों उनमें असमानताएं भी होती हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ बच्चे एक जैसे कुछ बच्चे एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ बच्चे विशिष्ट है दोस्तों, देखिएगा कुछ बच्चे विशिष्ट है, क्या और बच्चे विशिष्ट नहीं है? तो ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मतलब कथन बिल्कुल सही है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया है ना, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, तो हम उन्हीं शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो गाइस देखेंगे आगमन विधि, ठीक है ना। आगमन विधि के जनक कौन है? तो यहाँ पर आगमन विधि के जनक जो है ना वे अरस्तु हैं। कौन है दोस्तों? आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के जनक भी अरस्तु ही हैं। और संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो है, जिन्होंने दोस्तों एक द रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी है। इसको याद रखना, कौन सी पुस्तक दोस्तों? द रिपब्लिक नाम की। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी है, जिसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। डेक्रोली विधि डेक्रोली ने दी है, जिनका पूरा नाम ओविड डेक्रोली है। डोल्टन विधि मिस हेलेन पारखस ने दी है। और हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दी है, उसी के नाम में छिपा हुआ है। आगे देख लेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट विधि किसने दी है। यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है। प्रश्नोत्तर या यूं कहें सुकराती विधि सुकरात ने दी है। खेल विधि जो कि अभी क्वेश्चन में आई थी कॉल्डवेल कुक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी ने दी है। बेनेटे का विधि तो दोस्तों डॉक्टर कोल्टन वॉशबर्न ने दी है। किंडरगार्टन विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये किंडरगार्टन विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, तो फ्रोबेल ने दी है। और दोस्तों प्रोजेक्ट विधि भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी की सभी विधियाँ। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? प्लेसमेंट, सारांश, सतत और नैदानिक। तो दोस्तों वह कौन सा मूल्यांकन है जिसमें बच्चों की कमी और कठिनाइयों को पहचाना जाता है? तो वह नैदानिक है। कौन सा है दोस्तों? नैदानिक हो जाएगा। और उपचारात्मक के अंतर्गत इन कठिनाइयों को पता करके उनको सॉल्व किया जाता है, उनकी समस्याओं को बच्चों की सॉल्व किया जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने माना है? तो वाइगोस्की ने, स्किनर ने, पावलव ने, अरस्तु ने। तो बताइएगा दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने माना है? तो दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन अरस्तु जी ने माना है, ठीक है ना। किसने माना है? अरस्तु जी ने माना है। और अरस्तु की एक पुस्तक थी, कौन सी दोस्तों? डी एनिमा। कौन सी पुस्तक दोस्तों? डी एनिमा है, याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। स्किनर के बारे में बात कर चुके हैं, पावलव के बारे में बात कर चुके हैं, और वाइगोस्की जी के बारे में भी बात कर चुके हैं। दोस्तों अरस्तु जी जो है ना, इन्होंने आत्मा का अध्ययन माना है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक आया है, ठीक है ना। नैदानिक, अब नैदानिक और उपचारात्मक क्या होता है उसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण को देखेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत बच्चों की कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उनमें उसको क्या कठिनाइयाँ आने, क्या प्रॉब्लम्स आ रही, उन सभी का पता किसके अंतर्गत लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत लगाया जाता है। अब देख लेंगे हम दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण। तो उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, बस दोस्तों स्किप ना कीजिएगा। उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत जिन कमजोरियों कठिनाइयों को निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत खोजा जाता है उनका उपचार किया जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, सरल शब्दों में हम निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत जिन कठिनाइयों को खोजते हैं ना, उनका सॉल्यूशन हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों जिसका सॉल्यूशन हम उपचारात्मक शिक्षण के अंदर मतलब जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं वह उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, मतलब उपचार करते हैं। और जिसके दोस्त मतलब कठिनाइयों को पता लगाते हैं वह निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर शिक्षक जो है ना प्राचीन समय में केंद्र बिंदु होता था, अब नहीं, और विद्यालय भी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है शिक्षा केंद्र बिंदु? तो बालक हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र बिंदु का मतलब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको बच्चे की रुचि के अनुसार, ठीक है, उसकी एज के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार मतलब बनाना चाहिए। तो यह बालक के अनुसार होना चाहिए शिक्षा का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, रूस, अमेरिका। दोस्तों बताइएगा स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जो स्किनर है ना वह कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब दोस्तों मैं थोड़े से जीके के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिएगा जापान की राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? टोक्यो जो है ना वह जापान की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? जापान की मुद्रा का नाम तो येन है। दोस्तों देखिएगा नॉलेज कैसा भी हो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना कहीं काम आ ही जाता है। अब अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? वॉशिंगटन है। दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाना। और वहीं पर दोस्तों डॉलर, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों जो बाइडन है। कौन है दोस्तों? जो बाइडन है। और दोस्तों यहाँ पर जो पुराने जो मतलब कि पिछले जो राष्ट्रपति वह कौन थे? वह ट्रंप थे। कौन थे? ट्रंप थे, जो कि भारत भी आए थे, आपको पता होगा। रसिया के बारे में बात कर लेते हैं। रसिया की मुद्रा का नाम रूबल है,
क्या है दोस्तों, रूबल है, ठीक है ना। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, यहाँ की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, क्या है, मॉस्को हो जाएगी। और दोस्तों वर्तमान समय रसिया मतलब कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना। कौन है दोस्तों, पुतिन है। इस बात को याद रखना दोस्तों। हम लोगों ने मनोविज्ञान का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया बिल्कुल व्याख्या सहित। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में। तो दोस्तों आप भी प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें। दोस्तों आपको बिल्कुल सीटेट की जो है ना कंप्लीट तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।